नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 का जो हिंदी अनिवार्य के जो अब की बार राजस्थान शिक्षा परिषद द्वारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक जो जारी किया गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है, तो इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपके जो प्रश्न हैं वो पेपर में छपने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, जो हमने पिछली बार भी इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लेकर के आए थे इस चैनल के माध्यम से आपके साथ, जिसमें लगभग 70 से 80% तक क्वेश्चन थे वो हूबहू पेपरों के अंदर देखने को मिल रहे थे। तो इसलिए आप सभी है जो लगातार जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आप अगर स्किप करके आगे चले जाते हैं तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं वो वापस पीछे छूट जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम पहले अंक विभाजन देख लेते हैं। तो अंक विभाजन जो आपके आरओ पाठ्य पुस्तक है वो इसमें बार जो आपके 32 अंक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके आरओ जो किताब है उससे पूछे जाएंगे, जिसमें पद्य भाग और गद्य भाग दोनों से रिलेटेड यहाँ पर 32 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद दूसरी आपको जो बुक है वितान, जिससे आपके 12 अंक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 12 अंक के पूछे जाएंगे। इसके बाद जो इस प्रकार से हैं जो आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपकी बुक है उससे रिलेटेड 4 अंक के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसमें आपको टेक्निकल से रिलेटेड यहाँ पर होंगे। फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो आरओ जो किताब है आपकी उससे पठित गद्यांश आएगा, जो आपके सप्रसंग व्याख्या आपको करना है। और उसके आरओ जो पद्य भाग है उसी से सप्रसंग व्याख्या आएगी, उसी का आपको क्या करना है यहाँ पर व्याख्या करना है। उसके बाद जो आपका है अपठित पद्यांश जो 6 नंबर का होगा और अपठित गद्यांश जो आपके 6 नंबर का होगा, जिसमें आपको पढ़ करके क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। उसके बाद आपका 5 नंबर का जो आपकी बार निबंध है वो यहाँ पर आने वाला है। और पत्र एवं प्रारूप है जो आपके पत्र राइटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर 4 नंबर का एक सवाल है जो आने वाला है, इसमें आपको अथवा में भी मिलने वाला है। इसके बाद आलेख और फीचर, आलेख या फीचर इन दोनों में से आपको कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो 3 नंबर का सवाल है आपके आलेख और फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, तो आप इनमें से किसी को एक को अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। और आपके व्यावहारिक जो व्याकरण है तो व्याकरण से रिलेटेड आपके 8 नंबर के क्वेश्चन है जो इस बार पूछे जाएंगे। तो ये तो था हमारा जो क्वेश्चन जो अंक की प्रणाली, तो इसको देखा। तो अब हम शुरू करते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पार्ट चार्ट यहाँ पर, तो पार्ट जो है हरिवंश राय बच्चन, जिसमें आत्म परिचय जो आपकी कहानी या कविता है जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उनको देखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप आरबीसी क्लास 6-12 पर मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड द्वारा छांट करके अब की बार जो विद्यार्थियों के साथ इनको शेयर किया है, और आपकी हो सकता है स्कूलों के अंदर इनके पेपर भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? तो कवि कैसे संसार को ठुकराता है? ईमानदार, सत्यनिष्ठ, क्रमशील और वैभवशाली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वैभवशाली। जो कवि है वैभवशाली संसार को ठुकराता है। दूसरा सवाल है, कवि के हृदय रूपी वीणा के तारों को किसने झंकृत कर दिया? तो कवि के हृदय रूपी वीणा को तारों को वीणा के तारों को किसने झंकृत किया? ईश्वर ने, प्रेयसी ने, पिता ने और मातृभूमि ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेयसी है, जिसने जो कवि के जो हृदय रूपी वीणा के जो तार हैं उनको झंकृत कर दिया। अगला सवाल है, कवि किसका भार लिए फिरता है? तो कवि किसका भार लिए फिरता है? समाज का, पापों का, सांसारिक उत्तरदायित्वों का, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सांसारिक उत्तरदायित्वों का है जो कवि भार लिए फिरता है। अगला सवाल है, प्रतिपग में अलंकार है। प्रतिपग में अलंकार हैं तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास, यमक, रूपक, श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हैं। तो जो अनुप्रास अलंकार है इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जो ऐसे वर्ण या जो शब्द हैं वो बार बार एक ही वर्ण जो बार बार एक ही वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार हो जाए, जैसे चंदू ने चंदू की चाची को, इस प्रकार जो च वर्ग है। और इसमें यहाँ पर पे यह वर्ण की जो आवृत्ति एक ही बार
हो रही है, बार बार हो रही है। और यमक अलंकार किसको कहेंगे? यमक अलंकार उसको कहेंगे जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, लेकिन उसका अर्थ है जो हर बार है उसका अलग हो। जैसे कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय। और अगला यहाँ श्लेष अलंकार है, तो श्लेष अलंकार भी इसी तरह से हैं। जैसे श्लेष अलंकार में कोई शब्द है उसका वहाँ पर अलग रूप से उसका अर्थ है जो निकाला जाता है। जैसे ड्राइमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो यहाँ पर पानी है जो पानी का अर्थ है अलग अलग तरीके से लिया जा रहा है। ये हो गई यहाँ पर अलंकार। अगला सवाल है हमारा, कवि बच्चन की आत्मकथा साहित्य की किस विधा में लिखी हुई है? जो कवि बच्चन की आत्मकथा है वो साहित्य की किस विधा में है? गद्य, पद्य, चंपू और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पद्य भाग जो विधा है उसमें है जो आत्मकथा लिखी गई है। और चंपू किसको कहेंगे? चंपू उसको कहेंगे जिसमें ये गद्य और पद्य दोनों का क्या हो? मिश्रण हो, उस साहित्य की विधा को हम चंपू विधा कहेंगे। अगला हमारा सवाल है कि मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा, विभावना। तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। मैं और जग और, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैं कौन हूँ? और हूँ, तो और जग है जो और है, तो यहाँ पर जग यानी संसार के लिए और है, तो और कहाँ का नाता। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से इसका अर्थ है जो अलग अलग निकलता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? यमक अलंकार हो गया। अगला सवाल है, हालावादी दर्शन के प्रणेता कौन है? तो हालावादी दर्शन के प्रणेता जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद और महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? तो कवि हरिवंश राय जो बच्चन का जन्म है वो हो गया 1907 के अंदर। यहाँ पर बे ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी काव्य कृति कवि बच्चन की नहीं है? निशा निमंत्रण, मधुकलश, मधुशाला, अनामिका। तो अनामिका है जो यहाँ पर इस नहीं है। कमेंट में बताइए जो अनामिका जो काव्य कृति है ये किनकी हैं। अगला सवाल है, कवि की वाणी कैसी है? तो कवि की वाणी कैसी होनी चाहिए? मृदुल, कठोर, उग्र और शीतल। तो यहाँ पर हो जाएगी शीतल है जो कवि की वाणी कैसी होनी चाहिए? हमेशा शीतल होनी चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा आंसर हमारा द ऑप्शन। फिर है, कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? तो कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? तो कवि है जो मस्ती का संदेश यहाँ पर लेकर के फिरता है। फिर है, कवि स्वयं को दुनिया का एक क्या मानता है? तो दुनिया का एक प्रेमी, दीवाना, परवाना और रक्षक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दीवाना। यह है जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। और फिर है हमारे लघुतरात्मक क्वेश्चन पार्ट 1 जो आपका हरिवंश राय बच्चन पार्ट है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा? तो यहाँ पर जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और इसके बाद आप अपनी किताब के माध्यम से इन क्वेश्चनों को मिला करके अच्छी तरीके से याद करिएगा। आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं दोस्तों, तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर अगला सवाल हम अगर इम्पोर्टेंट माने तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, हयार कर यत्न मीटे सब सत्य किसी ने जाना, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। फिर है, कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों कहा? ये जो आपके सवाल है ये महत्वपूर्ण सवाल है। 4 नंबर क्वेश्चन, कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों माना है? और अगला है, मैं और जग और कहाँ का नाता कवि अपने आप को इस संसार से क्यों नाता नहीं जोड़ रहा? और अगर अथवा में है, कवि ने स्वयं को संसार से अलग क्यों माना है? अगला है कि यौवन में उन्माद लिए घूमने से क्या तात्पर्य है? ये जो महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, यौवन में उन्माद लिए घूमने से क्या तात्पर्य है? फिर है, कवि बच्चन के जग के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कवि ने सांसों के 2 तार किसे कहा और क्यों कहा है? फिर है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन जो है, आत्म परिचय कविता के शीर्षक की सार्थकता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आत्म परिचय कविता के शीर्षक की सार्थकता। और अथवा दूसरा सवाल है, आत्म परिचय कविता के आधार पर कवि हरिवंश राय बच्चन के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालिए।
और तीसरा सवाल है आत्म परिचय कविता में कवि ने अपने जीवन में किन किन परस्पर विरोधी बातों का सामंजस्य बिठाने की बात की है। और आत्म परिचय कविता का मूल प्रतिपाद्य, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दो क्वेश्चन, पहला और आपका चौथा क्वेश्चन, और फिर है कवि परिचय, तो ये इंपॉर्टेंट है ही। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चनों के अंदर। फिर हमारा अगला सवाल है, पार्ट है जो 2 नंबर पार्ट है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसके और देख लेते हैं क्वेश्चन, और बाकी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो यहाँ पर सवाल हो गया, पंथी को रात कहाँ होने की संभावना है। तो पंथी को रात कहाँ होने की संभावना है, पथ में, घर में, वन में, कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा पथ में। दूसरा सवाल है, दिन का पंथी किसे कहा गया है। तो दिन का पंथी किसको कहा गया है, सूर्य को है जो दिन का पंथी कहा गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है का क्या आशय है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, सुबह से जल्दी से सुबह होती है, जल्दी से शाम होती है, समय परिवर्तनशील है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दिन जल्दी जल्दी ढलता है का आशय है जो समय है वो परिवर्तनशील है, वो कभी रुकने वाला नहीं है, वो परिवर्तित होता रहता है, दिन प्रतिदिन आगे चलता है। अगला सवाल है, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगते हैं। खिड़की से, छत से, नीड़ों से और दरवाजे से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा से, ऑप्शन नीड़ों से हैं, जो बच्चे दिन ढलने के साथ ही जो नीड़ों से झांकने लगते हैं। कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं। तो कवि के हृदय में प्रसन्नता के, जोश उत्साह के, विह्वलता के और ईर्ष्या के। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर विह्वलता के जो भाव हैं वो कवि के हृदय में भरे हुए हैं। अगला सवाल है, पथ में होने वाली रात की आशंका में कौन भयभीत रहता है, कारीगर, प्रेमी, तपस्वी और पंथी। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर हमारा करेक्ट, जो पंथी है वो यहाँ पर क्या है, पथ में होने वाली रात की आशंका से भयभीत रहता है। अगला सवाल है, मुझसे मिलने और कौन विकल गीत का यह प्रश्न कवि के हृदय में क्या भरता है, शिथिलता, चंचलता, विवलता और उपयुक्त सभी। तो विवलता है जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा से ऑप्शन, जो मुझसे मिलने को कौन विकल। तो यहाँ पर कवि के हृदय में जो ये पाठ है, जो ये गीत है, तो विवलता भरता है। अगला है, चिड़िया के परों में चंचलता क्यों आती है। फिर दूसरा सवाल है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों को झांक रहे होंगे, कवि वचन के आधार पर। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। यदि मंजिल दूर हो तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम वही देखते हैं। फिर है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में पक्षी लौटने को विकल में उत्साह नहीं, ऐसा क्यों है, स्पष्ट कीजिए। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इन्हीं में से आने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।